सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के जो केस है उसकी समाअत के दौरान उनकी अहलिया ने अपनी बरतानिया में जायदादों की मनी ट्रेल दे दी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इत्मीनान का इजहार किया और ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। और एक और अहम मामला ये है कि इसी बेंच के एक रुकन जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। तो इस केस का जब तक फैसला नहीं आता तो इसके मेरिट पे हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक डेवलपमेंट है कि एक जज की बीवी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हुए अपनी जायदादों की तमाम मनी ट्रेल दे दी है। एक एहतसाब की मिसाल जो है वो उन्होंने कायम की है। अब हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम पे नज़रसानी की ज़रूरत है और चीफ मिनिस्टर डिक्टेटर बन चुका है और एनएफसी पर भी उन्होंने नज़रसानी की बात की है। तो ये बहस जो है ये हमें किस तरफ लेके जाएगी? अगर वफाक और सूबे आमने सामने आ जाएं तो ज़ाहिरी बात है फिर डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए मसला हल होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में इस वक्त डायलॉग का माहौल है? क्या 18वीं तरमीम पे नज़रसानी हो सकती है? इस पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। सबसे पहले इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कल इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किए हैं। गो कि अब फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात नहीं है, लेकिन लगता यह है कि कुछ मामलात में अभी तक इमरान खान साहब के सही और असली तर्जुमान फवाद चौधरी ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और चेयरमैन हैं सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर लॉ एंड जस्टिस के। और आज हमने दावत दी है जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब को जो साबिक सेनेटर हैं, साबिक एमएनए हैं और बलोचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के सीनियर रहनुमा हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं। और इसके अलावा हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा। एक बड़ा सीधा सा सवाल है। इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मैं पहले अपने व्यूअर्स को सुनवा देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। कोई 18th अमेंडमेंट से इख्तिलाफ नहीं कर रहा, लेकिन 18th अमेंडमेंट में कई ऐसी चीज़ें इन्होंने जल्दी जल्दी में डाल दी हैं जिनको रिव्यू करना पड़ेगा। मसलन जहाँ तक इख्तियारात हैं वो तो पहुँच गए हैं सूबों के पास, सूबों ने नीचे बल्दियात में नहीं दिए। तो उन्होंने सारा जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास वो पावर आ गई है जो कभी किसी डिक्टेटर के पास हो, वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। तो चीफ मिनिस्टर के पास वो पावर आ गई है जो किसी डिक्टेटर के पास हो और वो पावर नीचे दे ही नहीं रहा। फवाद चौधरी साहब, कुछ इसी किस्म के अल्फाज आपने भी कुछ अर्सा पहले कहे थे। तो अब जब वज़ीर आज़म साहब सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर को डिक्टेटर नहीं कह रहे, वो सबको के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसा माहौल है कि वफाक और सूबे और पार्लियामेंट जो है वो 18वीं तरमीम पे नज़रसानी करे? देखिए, मेरा ये ख्याल है मीर साहब के जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने जो सिस्टम की जो एक बुनियादी सुकम है, बुनियादी खराबी है ना, वो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन की है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, और फ्रेंकली मैं इसमें मैंने कोशिश की, जो भी जो गवर्नमेंट्स में जो मेरे ताल्लुकात थे, सबसे पहले देखिए परवेज मुशर्रफ साहब ने आके एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया। उस सिस्टम में क्या खामी थी? उन्होंने प्रोविंशियल डेवोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स को कर दी, लेकिन सेंटर से डेवोल्यूशन प्रोविंसेस को नहीं की। पीपल्स पार्टी ने आकर के बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने जो 18वीं तरमीम के जरिए सेंटर से डेवोल्यूशन कर दी सूबों को, लेकिन सूबों ने क्या किया कि लोकल गवर्नमेंट खत्म करके जो डिस्ट्रिक्ट्स के पास पावर थी वो भी अपने पास ले ली। सो जो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, ये दो ऑफिसेज जो हैं वो इतने हो गए। और मैंने इतना उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब को और जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की कि इतना जबरदस्त काम हमने कर दिया है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो मुशर्रफ साहब के दौर का था उसको रिवाइव करें ताकि डिस्ट्रिक्ट्स को पैसे जाएं, वो अपनी तरक्की कर सके। अब आर्टिकल 140A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 3 चीजें मैंडेटरी करता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। वो कहते हैं आप पॉलिटिकल डेवोल्यूशन करेंगे, यानी आप इलेक्शन कराएंगे और जो आपके लोकल गवर्नमेंट के होंगे उनको आप डेवोल्यूशन करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन करेंगे और आप फाइनेंशियल डेवोल्यूशन करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जब पंजाब में इक़्तिदार संभाला और इधर जो पीपल्स पार्टी आई, उस वक्त के बाद से अब तक 1% जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं गया।
अब मैं आपको थोड़ी सी सिर्फ आप इमेजिन करिए इसका मतलब क्या। अभी इस साल 3000 अरब रुपए के करीब जो पैसा है वो सूबों में जाना है, यानी पंजाब को कोई 1500-1600 अरब रुपया मिलेगा, सिंध को 1000-1200 अरब रुपया मिलेगा, बलूचिस्तान को 150-200 अरब रुपया मिलेगा, इसी तरह से केपी को 300-400 अरब रुपया ये मिलेगा इस 30,000 अरब में से। अब इतना पैसा कौन खर्च करेगा? सिर्फ एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर है। अब मुझे आप बताइए कि इतनी बड़ी डिक्टेटोरियल पावर जो है वो एक आदमी को दे देना कितनी बड़ी अकलमंदी, और फिर आप देखिए वो खर्च कैसे हुए। मैं सिर्फ आपको एक सिर्फ आखिरी बात जी, आप इस तरह करिए कि पिछले 10 सालों में जो चीफ मिनिस्टर्स के हलके हैं और अब भी जो चीफ मिनिस्टर्स के हलके हैं, आप जरा उनकी बजट स्पेंडिंग उठा के देख लें। चलें ठीक है, सारे एक तरफ है और चीफ मिनिस्टर्स के हलके एक तरफ है। अच्छा, अब इस पे जो सिंध हुकूमत के तर्जुमान है मुर्जा वहाब साहब, खुद भी एक बैरिस्टर है। मुर्जा वहाब साहब, आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी है, इसका क्या जवाब देंगे आप? मीर साहब, पहले तो मैं फवाद चौधरी साहब को थोड़ी सी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए जो एनएफसी का उन्होंने फॉर्मूला बताया और जो शेयर बताया जिसमें उन्होंने कहा कि 1000-1200 अरब सूबाई सिंध को मिलेंगे, मैं समझता हूँ अगर बजट दस्तावेजात फवाद साहब देख लेते तो शायद इस तरह की बात नहीं करते। बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक 760 अरब रुपए हैं जो कि सूबाई सिंध को एनएफसी की मद में इस साल दिया जाएगा। झगड़ा नहीं जी, 760 बिलियन फिगर है जो डॉक्यूमेंटेड है, और हमारा तो गिला इसमें भी ये है कि जो डॉक्यूमेंटेड फिगर होता है वो एक्चुअली सूबों को मिलता नहीं है। जैसे पिछले साल 850 अरब रुपए इन्होंने वादा किया था, लेकिन अभी तक 11.5 माह हो चुके हैं, हमें टोटल 553 अरब 553 बिलियन रुपीस मिले हैं। तो ये जो बार बार बड़ी बड़ी रकूम नहीं, मतलब सॉरी, बस एक लम्हा मुझे कर दीजिएगा। मुझे सिर्फ आप ये बता दें पिछले 10 सालों का एग्रीगेट मुझे बता दें आपको सिंध में कितना मिला है। यार आपको 1000 अरब रुपया मिल चुका है, कुछ तो खुदा का खौफ करे। ये आप हर वक्त क्या बात करते हैं कि हमें पैसे नहीं मिले, ये नहीं हो गया, वो नहीं हो गया। आप अपने सूबे की हालत देखें, आप बजट्स देखें जो आपको मिले हैं, आप अपने निजाम के ऊपर कोई तो इस्लाह करने की बात करें। आप क्या बात कर रहे हैं कि आपको जरा मुर्जा साहब की बात मुकम्मल हो जाने दें। अच्छा, जब इस तरह का रिएक्शन आता है ना, तो जब कोई सब्सटेंटिव आर्ग्यूमेंट नहीं होता तो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। फवाद, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कहीं टोका नहीं आपको। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आपने नेशनल टेलीविजन पे आके कह दिया कि इस साल सिंध को 1000 से 1200 अरब रुपए मिलेंगे, तो नेचुरली एक आम आदमी तो ये समझेगा ना कि जी सिंध गवर्नमेंट को 1000-1200 अरब मिल रहे हैं और ये कहते हैं जी पैसे नहीं हमारे पास। तो अगर वो बात आपकी गलत है तो मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको करेक्ट तो करूंगा ना। अगर आप मुझे कहते हैं पिछले साल इतने पैसे मिले हैं और एक्चुअली उतने पैसे मुझे नहीं मिलते, मुझे 234 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होता है मेरे एनएफसी के शेयर का, तो मैं उसके ऊपर अपना प्रोटेस्ट तो रेज करूंगा ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर सकूं। सिर्फ मैं ये बता रहा था। अच्छा, अब मीर साहब, ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझने की है वो ये है कि जैसे ये कह दिया जाता है बार बार कि इतने पैसे आपको एनएफसी के बंद में मिल जाते हैं। मैं सिर्फ गुजारिश आपको ये करना चाहूंगा कि सूबाई सिंध का जो सैलरी का और जो पेंशन का टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो तकरीबन मंथली 50 अरब रुपए है। आप हिसाब लगा लें कि साल में 600 अरब रुपए तो सिर्फ तनख्वाहों की मद में और पेंशन की मद में हमें जाता है। तो ये जब कोई इस्लामाबाद में बैठ के बात करते हैं ना कि हम इतने पैसे मुंतकिल कर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, तो एक्चुअली उसके अंदर देखना चाहिए कि पैसा डेवलपमेंट साइड का कितना होता है, नॉन डेवलपमेंट साइड का कितना होता है। और जब तक हम ये फाइन डिमार्केशन नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये जो वसाइल की और अकाउंटेबिलिटी वाली इश्यूज है ना, ये रिजॉल्व हो नहीं पाएंगे।